नमस्कार। आज हम पेरिस शांति व्यवस्था की जो शर्तें हैं उसकी समीक्षा करेंगे। इससे पूर्व के 3 व्याख्यानों में हमने पेरिस शांति व्यवस्था के क्या आधार थी, उसके समक्ष क्या समस्याएं थी और कौन उनके प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस सम्मेलन में निर्णय लिए थे और किस पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां हुई थी उसकी प्रमुख शर्तें, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि इन सभी व्यवस्थाओं में, इन सभी संधियों में क्या कमियां थी जिसके कारण कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध तक के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। 1919-20 में पेरिस के शांति सम्मेलन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, विशेष रूप से वर्साई की संधि की, उसके नेताओं एवं इतिहासकारों ने बहुत कटु आलोचना की है। जब ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो वातावरण बहुत आशापूर्ण था, लेकिन उसका अंत नैराश्य में हुआ। इसी तरह की स्थिति 1815 में वियना सम्मेलन के समय हुई थी। पराजित राष्ट्रों ने संधि की शर्तों को कठोर, अपमानजनक, अन्यायपूर्ण, लज्जाजनक, स्वार्थपूर्ण, कपटपूर्ण आदि बताकर प्रबल विरोध किया, किंतु विजयी राष्ट्रों ने भी इसके निर्णयों के विरुद्ध असंतोष व्यक्त किया गया। यद्यपि संधि में फ्रेंच हितों का सर्वाधिक ध्यान रखा गया, किंतु जब फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंशू ने इसे फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया तो दोनों सदनों ने उस पर ब्रिटेन और अमेरिका के समक्ष अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान करने का आरोप लगाया। अमेरिका की सीनेट ने तो वर्साई की संधि को अस्वीकार ही नहीं किया, वरन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं बनने दिया। इटली में भी संधि के विरुद्ध गहन असंतोष था। यहाँ तक कि दक्षिणी अफ्रीका के राजनीतिक स्मट्स ने इस संधि के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा, मैंने संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए कि मैं उसको संतोषजनक मानता हूँ, वरन युद्ध की स्थिति का अंत करने के लिए किए। हमें वह वास्तविक शांति नहीं मिल सकी जिसकी जनता को आशा थी। पेरिस की संधियों द्वारा की गई व्यवस्था का सबसे अधिक विरोध जिस राष्ट्र ने किया था वह था जर्मनी। वर्साई संधि जो कि जर्मनी के साथ की गई थी, उस पर यह आरोप लगाया गया था वह एक आरोपित संधि थी, क्योंकि इस शांति संधि में विजित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को उस समय तक आमंत्रित नहीं किया गया था जब तक कि संधि की शर्तें पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो गई थी। उसके पश्चात भी संधि पर विचार करने के लिए जर्मनी को केवल एक ही अवसर दिया गया। जर्मनी ने संधि के विषय में जितनी भी आपत्तियां की सबकी अवहेलना की गई और उसे जो है बाध्य करके हस्ताक्षर कराए गए। इस प्रकार पेरिस सम्मेलन के निर्णायकों ने जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की परंपरा है उसका उल्लंघन किया। यदि जर्मनी के प्रतिनिधियों को संधि का मसौदा बनाते समय आमंत्रित किया गया होता तो यह संभव था कि संधि का रूप इतना कठोर और अपमानजनक नहीं होता। इसके अतिरिक्त जब इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था तो उनके साथ वहाँ भी सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया गया और उन्हें अपराधी के समान हॉल के अंदर और बाहर ले जाया गया। इस प्रकार के व्यवहार से जर्मनी को बड़ा मानसिक आघात पहुँचा। यह थोपी गई संधि बाद में युद्धोत्तर अपमान और घृणा का कारण बनी और कुछ ही समय बाद जर्मन राष्ट्रवादियों ने संधि की शर्तों को तोड़ने के विषय में विचार व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब हम एक एक करके बिंदुवार इसकी जो पेरिस शांति सम्मेलन की शर्तें हैं उसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम इस बिंदु को लेते हैं, इस पर जो आरोप लगाया जाता है संधि का प्रतिशोधात्मक होना। वर्साई की संधि के निर्माताओं के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जर्मनी एवं मध्य यूरोपीय राज्यों के विरुद्ध बदले की भावना से इतनी कठोर शर्तें बनाई।
यह आरोप मूल रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध तो लगाया जा सकता था, क्योंकि उस समय अमेरिका में तो जर्मनी के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उस समय स्थिति यह थी कि इंग्लैंड और फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध इतनी उग्रता बढ़ गई थी कि जर्मनी को कुचल देने की मांग की जा रही थी। जर्मन को युद्ध अपराधियों के लिए दंड देने और जर्मनी से अधिक क्षतिपूर्ति वसूल करने की मांग की जा रही थी। फ्रांस के नेतागण, जिसमें क्लेमेंशो भी शामिल था, 1871 के राष्ट्रीय अपमान को भूले नहीं थे और उसका बदला भी लेना चाहते थे। इसी बात का उल्लेख फ्रांस के राष्ट्रपति पॉइंकर ने भी अपने उद्घाटन भाषण में किया था। संधि के अनुसार जिस प्रकार की अपमानजनक एवं कठोर शर्तें जर्मनी पर लगाई गई थी, उसको आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने का प्रयास किया गया। उससे इंग्लैंड और फ्रांस की प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति का आभास अवश्य मिलता है, लेकिन केवल यह आरोप नहीं लगा सकते कि संधि जो है प्रतिशोध की भावना पर आधारित थी, क्योंकि क्लेमेंशो और लॉर्ड जॉर्ज चाहते तो भी इस तरह की संधि का मसौदा तैयार नहीं करा सकते थे। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो है कि संधि बहुत कठोर थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था, शर्तें बड़ी भयानक किंतु न्यायपूर्ण हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री लांसिंग ने भी यही कहा था, कठोर और अपमानजनक। वास्तव में जिस प्रकार से जर्मनी के राज्य का अंग विच्छेद किया गया था और उसके विभिन्न भागों को पड़ोसी राज्यों को हस्तांतरित किया गया था, उसके कारण जर्मनी की राजनीतिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। उसकी संपूर्ण औपनिवेशिक सत्ता, जो कि उसने कई वर्षों के प्रयत्न के बाद अर्जित की थी, उसे संधि की केवल एक धारा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि उसकी सैनिक शक्ति जो है बेल्जियम जैसे छोटे राज्य से कम कर दी गई। नौसैनिक शक्ति को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके औद्योगिक क्षेत्रों को छीन करके उसके भावी और आर्थिक विकास का मार्ग भी अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया था। इतना सब करने के बाद, उसके आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के बाद, सैनिक शक्ति दृष्टि से पंगु बनाने के बाद भी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की इतनी अधिक राशि लाद दी थी जिसको देना असंभव था। इस कठोरता के कारण ही ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कीन्स ने त्यागपत्र दे दिया और वर्साई की संधि को कार्थेजेनियन शांति कहा था। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि आर्थिक शर्तें इतनी मूर्खतापूर्ण और अनिष्टकारी थी कि यथार्थ में कोई महत्व नहीं रह गया था। जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था। स्वाभाविक था कि भविष्य में फिर से युद्ध द्वारा अपने अपमान को धोने और अपनी क्षति की पूर्ति करने का प्रयास करें। अगला जो है, इसकी आलोचना ये की जाती है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत की अवहेलना की गई। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों का एक महत्वपूर्ण आधार था विल्सन के 14 सूत्र, और इसमें जो था एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था आत्मनिर्णय का सिद्धांत। इस आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार यूरोप के अनेक क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके अनुसार एक ही राष्ट्रिक जाति, एक ही भाषा एवं सांस्कृतिक परंपरा वाले लोगों को मिलाकर उनका पृथक स्वतंत्र राज्य बनाने का निश्चय किया गया। इसी आधार पर यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। किंतु इस सिद्धांत का जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध में पालन नहीं किया गया। जर्मनी के हजारों जर्मन नागरिकों को जर्मनी के साम्राज्य से पृथक करके अन्य राज्यों के अधीन कर दिया। लेकिन जब नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के जर्मनों ने जर्मन ऑस्ट्रिया गणतंत्र की स्थापना की और जर्मनी के साथ सम्मिलित होने
और सुडेटनलैंड के क्षेत्र को मिलाने की इच्छा की, तो मित्र राज्यों ने सितंबर 1919 में दोनों राज्यों के इस तरह के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्र राज्यों की इस तरह की नीति के फलस्वरूप जर्मनी को तो उनसे न्याय पाने की आशा ही नहीं रही। अगला इसका एक आरोप लगाया जाता है नैतिक दृष्टि से अनुचित। जर्मनी के नेताओं की यह भी धारणा थी कि वर्साई की संधि के द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया गया है। जर्मनी ने विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर संधि करना स्वीकार किया था, परंतु मित्र राष्ट्रों ने विल्सन के केवल उन्हीं सूत्रों को स्वीकार किया जो कि उनके हित में थे। अन्य सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से अवहेलना कर दी गई। उदाहरण के लिए विल्सन के 14 सूत्रों में तीसरा सूत्र था निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परंतु जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई वर्षों तक मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में बना रहा। चौथे सूत्र के अनुसार सभी राष्ट्रों के शस्त्रास्त्रों में कमी करने का सुझाव दिया गया था, परंतु मित्र राज्यों ने स्वयं के शस्त्रास्त्रों में कोई कमी नहीं की। जर्मनी की सैनिक और नौसैनिक शक्ति सीमित कर लिया गया। इसी के कारण, इस व्यवहार के कारण ही जर्मनी की यह धारणा परिपक्व हो गई थी कि वास्तव में उसके साथ विश्वासघात किया गया है। इस प्रकार यह संधि नैतिक दृष्टि से भी अनुचित एवं अयुक्ति संगत थी। एक और महत्वपूर्ण जो इस पे आरोप लगाया जाता है वो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। संधि की जो धारा थी 231 वर्साई संधि की, उसके अनुसार जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से जर्मनी के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची और जर्मनी में उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कोई भी जर्मन इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक संधि को बंधनकारी मानने को तैयार नहीं था। स्पष्ट था कि जैसे ही भविष्य में जर्मनी को अवसर मिलेगा, वह वर्साई संधि के द्वारा थोपी गई व्यवस्था से मुक्त होने और अपने अपमान को धोने का प्रयास करेगा। जर्मनी की कैथोलिक सेंटर पार्टी के एर्जबर्गर ने विराम संधि के समय ही कहा था कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं। इस बात को फ्रांस के मार्शल फॉच ने भी स्वीकार किया था। कहा था, यह कोई शांति संधि नहीं है, यह तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विद्यमान थे। वास्तव में यदि हम 2 विश्व युद्धों के बीच के काल का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं 2 विश्व युद्धों के बीच का काल जर्मनी द्वारा इस तरह की व्यवस्थाओं को तोड़ने का काल है। एक और इसकी आलोचना की जाती है कि केवल जर्मनी ही नहीं, अन्य पराजित राष्ट्रों के प्रति भी कठोरतापूर्ण, जर्मनी के अतिरिक्त अन्य पराजित राष्ट्रों को भी इसी प्रकार की कठोर और अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के संपूर्ण साम्राज्य का इस प्रकार से अंग विच्छेद किया गया था कि 1919 का ऑस्ट्रिया सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के समय के ऑस्ट्रियन साम्राज्य की तुलना में एक छाया मात्र रह गया था और विश्व का एक प्रतिष्ठित साम्राज्य इतिहास के गर्भ में विलीन हो गया। हंगरी के साथ भी कठोरतापूर्वक व्यवहार किया गया। आत्मनिर्णय के नाम पर उसका 3/4 भूभाग पड़ोसी राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 लाख मग्यार विदेशी राज्यों के अधीन हो गए। इसी कारण हंगरी प्रारंभ से ही संशोधनवादी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। न्यूई की संधि के अनुसार बल्गेरिया को भी बहुत से भूभाग से वंचित होना पड़ा और हजारों बल्गरों को यूनान एवं युगोस्लाविया के अधीन कर दिया गया, जिससे वहाँ के राष्ट्रवादियों में गहन असंतोष बना रहा।
तुर्की में तो सेवरे की कठोर और अपमानजनक संधि के विरुद्ध मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक प्रबल राष्ट्रवादी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके कारण उस संधि को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। अंत में मित्र राष्ट्रों को 1923 में तुर्की के साथ पृथक रूप से लोसान की संधि करनी पड़ी। इन आलोचनाओं के अतिरिक्त दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो है इटली का असंतोष और सोवियत रूस की उपेक्षा, जिसके कारण के वर्साई संधि व्यवस्था की आलोचना की जाती है। पेरिस सम्मेलन में विजित राष्ट्रों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी उससे उनका असंतुष्ट होना स्वाभाविक था, किंतु 3 बड़े राज्यों ने स्वयं अपने ही मित्र और सहयोगी राज्य इटली की मांगों की जिस प्रकार अवहेलना की उससे अत्यंत असंतुष्ट हो गया और एक बार तो वह सम्मेलन छोड़कर स्वदेश लौट गया। युद्ध में करोड़ों सैनिकों के मारे जाने और घायल होने तथा लगभग 120 करोड़ डॉलर व्यय करने के बाद यद्यपि मित्र राज्यों की विजय में उसके सहयोग को मान्यता दी गई थी, उसके बावजूद उसे केवल ट्रेंटिनो, दक्षिणी टिरोल और डाल्मेशिया के तटवर्ती कुछ द्वीप मिले थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस या जापान की तुलना में बहुत कम थे, और अंत में उसको फ्यूम भी प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में इटली का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। मई 1919 में इटली के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने यह बतलाने का प्रयास किया था कि यूरोप की नवीन व्यवस्था को जर्मनी और रूस का समर्थन प्राप्त नहीं है, और यदि उसमें 4 करोड़ असंतुष्ट इटालियन जनता भी सम्मिलित हो जाती है तो क्या यह व्यवस्था सुदृढ़ बनी रह सकती है। इसी तरह से मित्र राष्ट्र रूस की बोल्शेविक सरकार को समाप्त करना चाहते थे और उनकी यह धारणा थी कि शीघ्र ही उसका पतन हो जाएगा, अतः उन्होंने उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करना आवश्यक नहीं समझा। इसी कारण पेरिस के शांति सम्मेलन में सोवियत रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। पेरिस में रूस की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप शांति सम्मेलन के निर्णयों के विशेष रूप से जो पूर्वी यूरोप के संबंध में लिए गए थे, उनसे यूरोप में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता की संभावना बढ़ गई। वास्तव में रूस जैसे विशाल साधन संपन्न राष्ट्र की उपेक्षा एक बड़ी भूल थी। इस शांति अवस्था से रूस और जर्मनी जैसे 2 बड़े राष्ट्र असंतुष्ट एवं प्रतिशोधी बने रहे। उनके चारों ओर ऐसे छोटे निर्बल राज्य थे जिसमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। मध्य यूरोप का जो बाल्कनाइजेशन हुआ, उसी के कारण जर्मनी और रूस को ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, लेटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया को हड़पने तथा हंगरी, बल्गेरिया और रोमानिया जैसे अन्य राज्यों पर हावी होना सुगम हो गया। यह भी मान सकते हैं कि यह भी कहा गया है कि पेरिस की संधियों के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक नए राज्यों का निर्माण हो गया। 1919 के पहले यूरोप में केवल 19 राज्य थे, अब उनकी संख्या 26 हो गई। इसके साथ ही मध्य यूरोप के बहुत से राज्यों की सीमा में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसलिए कहा गया कि पेरिस के शांति सम्मेलन में यूरोप का बाल्कनीकरण कर दिया गया। नए नए राज्यों के बनने से नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई और यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उलझनें भी बढ़ गई। एक महायुद्ध द्वारा नष्ट भ्रष्ट महाद्वीप में नए राज्यों के निर्माण के फलस्वरूप 12,000 मील लंबी नई सीमाएं बन गई, जिसके कारण व्यापार में चुंगी संबंधी रुकावटें पैदा हो गई और तीव्र आर्थिक राष्ट्रीयता ने नवनिर्माण की स्वाभाविक शक्तियों का गला घोंट दिया। अगले 20 वर्षों में यूरोप की कठिनाइयों और आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण यही संधि थी। इसके बावजूद पेरिस की संधियों द्वारा स्थापित नवीन व्यवस्था में अनेक दोष थे, जिसके कारण कि
उपरोक्त सारे बिंदुओं पर इनकी आलोचना की गई है, लेकिन इसका मूल्यांकन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शांति संधियों के निर्माताओं को बड़ी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं का समाधान करने में उन्हें अनेक भौतिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के बीच कार्य करना पड़ा। संधियों का प्रारूप ऐसे समय में बनाया गया था जबकि शत्रु द्वारा किए गए भयंकर विनाश एवं उत्पीड़न की स्मृति विजेता राष्ट्रों के मन में ताजी थी और विजित राष्ट्रों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि जो सम्मेलन में भाग ले रहे थे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें अपने अपने देश की जनता के उग्र प्रतिशोध की भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनके निर्णयों में कठोरता का समावेश होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्साई की संधि अलग अलग आयोगों द्वारा तैयार की गई। इस प्रकार के लगभग 60 आयोग एक साथ कार्यरत थे और उनमें से प्रत्येक ने अपने पृथक निर्णय किए जो संधि में सम्मिलित किए गए, और यह देखने का प्रयास नहीं किया गया कि सम्मिलित रूप से उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव होगा। सम्मेलन के कर्णधारों ने यथार्थवादी और आदर्शवादी विचारधाराओं का संतोषजनक समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ प्रादेशिक व्यवस्था में राष्ट्रीयता के सिद्धांत को कार्यान्वित करने की चेष्टा की। धन्यवाद। अरे मम्मी कम बोलो, आपसे इशारा कर रही हूँ, शोर मत करो, शोर मत करो। आइंदा जब इस कमरे में रहूँ ना मतलब दवा निकाल के शोर कर रही हो, खा रही हो, चीज़ें वो कर रही हो। आपको ये नहीं तो आप बाहर रह सकती हो ना, घर में और भी तो कमरे हैं। मैं जब बंद करके आई हूँ आपको मतलब इतनी समझ नहीं है कि आपको मतलब आप आवाज़ कर रही हो, फिर मैंने यूँ कर दिया, आप सुन ही नहीं रही हो, समझ ही नहीं रही हो, देख ही नहीं रही हो। ऐसी कोई आफत थोड़ी आई थी, मैं बंद करके आई इस कमरे में। थोड़ी देर तो रुक जाती है, ऐसे कौन सी आफत आई थी मम्मी? सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। मतलब आप देख के भी नहीं समझती, देख के नहीं समझते कि शोर नहीं करना, उसकी आवाज़ कर रही हो, इसकी आवाज़ कर रही हो। मैं आई, चलो काम कर लूँ, खाना खा रही। मुझे क्या पता इतनी जल्दी आ जाओगे आप खाना खा के। सो बैठो, करो शोर। मतलब मैं वहाँ पे बनाने गई, अब मैं मम्मी को इशारा कर रही हूँ, दवा निकाल रही, खा रही। अरे मैं 10 मिनट बाहर नहीं रह सकती थी क्या? तो मना करा था ना मैंने। किसको? अरे यार ये कोई बात होती है क्या है? अरे मैंने सोचा थोड़ी सा आ जाएंगी, बंद देख के चुप हो जाएंगे, बोल रही हूँ तो। क्या बोल रहे हैं?